सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। 16 सितंबर 1931 23वीं बैठक होती है संघीय ढांचा समिति की, जो समिति संख्या 1 है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यूं तो 7 सितंबर 1931 से शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ये 23वीं बैठक 1931 में 16 सितंबर 1931 को होती है संघीय ढांचा समिति में। इस पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार होता है कि आखिर राज्यों को किस तरह के अधिकार दिए जाएं और राज्यों को क्या स्वतंत्र अधिकार दे दिया जाए। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर यहाँ पर बाबा साहब ने विस्तार से बात की है। तो बाबा साहब के स्पीच को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बीच बीच में जब बाबा साहब अपनी बात को रख रहे हैं तो कई सदस्यगण संघीय ढांचा समिति के असमंजस की स्थिति में बाबा साहब से ही समाधान चाहते हैं। इसे बीच बीच में बाबा साहब से प्रश्न भी वो पूछते हैं, प्रश्नों का जवाब भी बाबा साहब साथ में ही देते चलते हैं। तो ऐसे में आज का अंबेडकर संदेश बेहद शानदार रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंबेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। हमारा आपसे बस इतना अनुरोध है कि अंबेडकर संदेश अपेक्षाकृत लंबा रहने वाला है और ऐसे में आप अंत तक इस अंबेडकर संदेश को सुनेंगे, बात करेंगे तो निश्चित ही बहुत सटीक जानकारी आपको राज्य से संबंधित भारतीय संघ के बारे में यहाँ पर मिलने वाली है। तब बाबा साहब यहाँ पर अपनी बात को रखते हुए कहते हैं कि अब मैं प्रश्न के दूसरे पक्ष पर अर्थात संघीय विधानमंडल में भारतीय राज्यों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भारतीय राज्यों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे भारतीय संघ में तभी शामिल होंगे जब उन्हें संघीय विधानमंडल में अपने प्रतिनिधियों को नामजद करने की छूट दी जाएगी। भारतीय राज्यों के राजा महाराजाओं के प्रति अत्यंत आदर भाव व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ और मैं इस बात पर जोर दूंगा कि उनके राज्यों का प्रतिनिधित्व चुनाव के द्वारा होगा। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर अपनी बात करते हुए मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक मुझे मालूम है सिर्फ एक संविधान को छोड़कर, जिसका नाम क्षण भर में अभी बता दूंगा, किसी भी संविधान का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां राज्यों को संघीय विधानमंडल में अपने प्रतिनिधियों को नामजद करने की अनुमति मिली हुई है। आखिर वो कौन सा संविधान है, बाबा साहब बताने वाले हैं। ये मानना एक बात है कि संघ की एक इकाई को संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह उस प्रस्ताव से बिल्कुल अलग बात है, अर्थात यह कि सरकारों को ही सदन में अपने प्रतिनिधि नामजद करने चाहिए। मेरे विचार से ये दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जहां मंजूर की गई और उसे संविधान में शामिल किया गया, वह पुराने जर्मनी साम्राज्य का संविधान है। पुराने जर्मनी साम्राज्य का संविधान है जहां पर अपने प्रतिनिधि नामजद करने का व्यवस्था दी गई। इस संविधान में राज्यों की सरकारों को अपने अपने प्रतिनिधि वहां के संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में भेजने की अनुमति मिली हुई थी। यानी कि पुराने जर्मनी साम्राज्य का जो संविधान है वहां पर यहाँ की जो राज्यों की सरकारें हैं उनको अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है। संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में भेजने की अनुमति उन्हें मिली है और ऐसा जो संविधान है वो पुराने जर्मनी साम्राज्य का है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि हो सकता है कि दूसरी ओर बैठे हुए हमारे साथी पुराने जर्मनी साम्राज्य के संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हों। इस विषय पर आगे कहने के पूर्व मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात पर शक है कि पुराने जर्मनी के साम्राज्य की इस व्यवस्था के सभी पहलुओं को हमारे राज्यों के राजा महाराजा पूरी तरह समझते भी हैं। वहां के विधानमंडल के उच्च सदन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि निसंदेह राजदूत समझे जाते थे और वे निश्चित निर्देशों के अनुसार कार्य करते थे। लेकिन इस व्यवस्था में एक बड़ी बात यह थी कि इस उच्च सदन को उनका दस्तावेज जांचने का आदेश मिला हुआ था, जिन्हें हम राजदूतों के प्रत्यय पत्र कह सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस उच्च सदन को इन राज्यों के राजा महाराजाओं से संबंधित राजवंशी मामलों की जांच करने का भी अधिकार था। इसकी वजह यह थी कि जब तक किसी राजा महाराजा को राज अध्यक्ष के रूप में विधिपूर्वक मान्यता मिली हो,
तब तक उसके प्रतिनिधिमंडल को उच्च सदन में बैठने का अधिकार नहीं था। इस उदाहरण के आधार पर जो राजा महाराजा अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, उन्हें बाबा साहब बात अपनी कह ही रहे थे कि बीच में टोक दिया कर्नल हक्सन ने। कर्नल हक्सन ने बाबा साहब से पूछा कि वह ऐसा नहीं करते, वह ऐसा नहीं करते, यानी कि राजा महाराजा राज्य अध्यक्ष के रूप में विधिपूर्वक उनको मान्यता, उच्च सदन में बैठने का अधिकार नहीं था या अपने प्रतिनिधिमंडल को वो स्वयं चुनते थे, ऐसा नहीं था। कर्नल हक्सन ने इस बात को यहाँ पर टोका है, बाबा साहब को रोका है। तब बाबा साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे शक है कि हमारे राजा महाराजा भारत के संघीय विधानमंडल को ऐसे अधिकार देने पर सहमत होंगे जैसे कि जर्मन संघ के उच्च सदन को प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सवाल पर पिछली मिसालों या समान उदाहरणों का संदर्भ देकर विचार नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल अलग कसौटियों पर परखते हुए कहूंगा कि हम सब जिस एक बात को स्पष्ट रूप से जानते हैं वह यह है कि हम भारत में एक उत्तरदायी शासन की प्रणाली स्थापित करने के लिए संविधान बना रहे हैं। हालांकि हम और बहुत से मामलों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि इस समिति का यही एकमात्र मुख्य लक्ष्य और प्रधान कार्य है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि ऐसी कोई भी छूट नहीं दी जा सकती है और ना ही ऐसी कोई योजना ही स्वीकार की जा सकती है जिससे अंततः ये पाया जाए कि ऐसी छूट या योजना से उत्तरदायित्व की प्रणाली पर आंच आती है या जिससे उत्तरदायित्व की प्रणाली धीरे धीरे कम प्रभावी होती जाती है, जिसकी स्थापना करना हम सबका ध्येय है। अब अगर इस कसौटी को लागू किया जाए तब आप राजा महाराजाओं के इस दावे का अनुमोदन नहीं करेंगे कि उन्हें अपने प्रतिनिधियों को नामजद करने का अधिकार है। कर्नल हक्सन कहते हैं किस सदन में? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं किसी भी सदन में। पहली बात तो यह है कि संघीय संरचना उपसमिति की रिपोर्ट को जो भी पढ़ेगा उसे ये पता चलेगा कि राजा महाराजा न केवल विधानमंडल में आना चाहते हैं बल्कि वह देश की केंद्रीय कार्यकारिणी में भी अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं। और यह उचित भी है कि राजा महाराजाओं का यही लक्ष्य होना चाहिए। यह इसलिए उचित है कि अगर वे सिर्फ विधानमंडल में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई खास लाभ नहीं होगा। उन्हें असल में लाभ तब होगा जब देश की कार्यकारिणी में उनकी भागीदारी हो। इसलिए इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेरा ये कहना है कि जैसा कि संघीय संरचना उपसमिति ने कहा है, केंद्रीय विधानमंडल के उत्तरदायित्व की प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली होगी। अब जब हमारे विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से आएंगे तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि इस विधानमंडल में नामजदगी के द्वारा आएंगे और उन्हें निश्चित निर्देश उनसे मिलेंगे जिन्होंने उन्हें नामजद किया है। तब एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती है वो यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली किस प्रकार हमारे देश के भावी संविधान में कारगर रह सकती है, क्योंकि तब जनादेश बटा हुआ होगा और निर्देश भी भिन्न भिन्न होंगे। संघीय विधानमंडल में राजा महाराजाओं के नामजद होने का असर एक दूसरे रूप में पड़ेगा। माननीय तेज बहादुर सप्रू ने कल सरकारी नामजदगी को रखे जाने की ठीक ही निंदा की है। चूंकि ये वर्ग कार्यकारिणी के निर्देश के अनुसार काम करेगा, इससे ये वर्ग कार्यकारिणी को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होने देगा। उन्होंने सरकारी वर्ग का जिस कारण अनुमोदन किया है, मेरे ख्याल में उनके तर्कों का यही सार है। अब मैं जो सवाल उठाना चाहता हूं वो यह है कि क्या हमें पूरी तरह विश्वास है कि संघीय विधानमंडल में राज्यों के प्रतिनिधि महाराजा के रूप में आचरण नहीं करेंगे? जहां तक मेरा ख्याल है और मैं इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूं तथा मैं ये भी कहता हूं कि मुझे ऐसा कोई विश्वास नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि राजा महाराजा अपने अपने राज्य में प्रशासन जिस प्रणाली के आधार पर चलाते हैं उसे सर्वोच्चता की प्रणाली कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के पक्ष में से एक पक्ष यह भी है कि सर्वोच्च सत्ता को महत्वपूर्ण नियुक्तियों के मामले में राजा महाराजाओं को सलाह देने का अधिकार होता है। महाराजा बीकानेर बिल्कुल बोल देते हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा एक या दो मामलों में हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं ठीक है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि यही बटलर समिति ने कहा है। कर्नल हक्सन ने कहा, क्या उन्होंने ऐसा किया है? क्या उन्होंने ऐसा कहा है?
महाराजा बीकानेर कहते हैं क्या उन्होंने ऐसा कहा है? अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने कई और मामलों में भी गलत कहा है। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मेरा ख्याल है कि कम से कम मैं तो सही हूं, क्योंकि मैंने यही समझा है। इसके अलावा एक और बात यह है कि नए संविधान में सर्वोच्चता को एक आरक्षित विषय के रूप में सोचा जा रहा है। अब कल्पना कीजिए कि राजनीतिक विभाग जो सर्वोच्चता की शक्तियों का उपयोग करता है, अगर संघीय विधान मंडलों में नामजदगी के बारे में राजा महाराजाओं को सलाह देने का दावा करे, तब इसका क्या परिणाम होगा? महाराजा बीकानेर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता और न होगा, राज्य इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं मैं जो कह रहा हूं वो यह है कि कल्पना कीजिए कि अगर राजनीतिक विभाग ये दावा करे कि संघीय विधान मंडल में राजा महाराजाओं की नामजदगी एक महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए राजनीतिक विभाग को राजा महाराजाओं को सलाह देने की शक्ति का उपयोग करना चाहिए, तब क्या होगा? जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं, जहां तक मैं सोचता हूं, राजा महाराजाओं की नामजदगी और कुछ नहीं सिर्फ सरकारी वर्ग कहलाएगी, जिसका रूप कुछ भिन्न होगा। कर्नल हक्सर कहते हैं ऐसा नहीं होगा। बाबा साहब कहते हैं और अब इस स्थिति में अध्यक्ष महोदय मैं एक और बात कहना चाहता हूं। माननीय मानिक जी दादा भाई कहते हैं लेकिन आपने हमें इस समस्या का कोई समाधान नहीं बताया। तब बाबा साहब कहते हैं मैं जोर देकर कहता हूं चुनाव होना चाहिए, यानी कि नामजदगी कर ले, ये ठीक बात नहीं है। चुनाव के पक्ष में बाबा साहब खड़े हैं, इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से बाबा साहब लगातार इस बात को कह रहे हैं मेरे साथियों। यानी कि बाबा साहब कहते हैं कि चुनाव के द्वारा यहां पर प्रतिनिधियों को चुना जाए, नामजदगी से नहीं। तो यही आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण संदेश भी है। कर्नल हक्सर ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या आप हमें अभी बटलर समिति की रिपोर्ट का संदर्भ बतलाएंगे? तब बाबा साहब कहते हैं मैं कोशिश करूंगा। और कर्नल हक्सर कहते हैं क्योंकि आपने उनके इस दावे का संदर्भ दिया है कि राजनीतिक विभाग महत्वपूर्ण राज्यों में नियुक्तियां किया करता है, तो बाबा साहब कहते हैं ठीक है हम कोशिश करते हैं। और बाबा साहब क्या कुछ बताते हैं कर्नल हक्सर के इस प्रश्न में कि बटलर समिति की रिपोर्ट का संदर्भ क्या है, तब फिर यहाँ पर बाबा साहब विस्तार से बताते हैं जो अगले अम्बेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। थोड़ा जटिल और कठिन, चूंकि विषय ही कठिन है, ऐसे में साधारण जब विषय होता है तो सिंपल भाषा भी होती है, साधारण तरीके से आप समझ सकते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ कठिन भाषा या संघीय ढांचा समिति का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है, लेकिन चूंकि बुद्धिजीवी साथी अम्बेडकर संदेश को सुनते हैं, वाच करते हैं, तो वो हर एक शब्द को बखूबी समझते हैं और उसको समझेंगे भी। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप इस अम्बेडकर संदेश को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जब ये 16 सितंबर 1931 की बात बाबा साहब यहाँ कर रहे हैं, तो 1931 में 16 सितंबर 1931 को 23वीं बैठक में बाबा साहब एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि एक ऐसा संविधान है जहां पर अपने ही प्रतिनिधियों को राज्य सरकारों को अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सकें। तो ऐसा वो किस साम्राज्य की बात बाबा साहब करते हैं, ये आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां पर उन्होंने बड़े प्रिसाइज करके विस्तार से आपको बताया है कि बाबा साहब ने उस संविधान का जिक्र किया है। तो आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यहीं रोकेंगे और मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं।
आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाजका नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।